नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। चीन में रहस्यमय निमोनिया जैसे लक्षणों की बीमारी तेजी से फैल रही है और खासतौर से बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और इस बीमारी की वजह से तेजी से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे बच्चों के अस्पतालों में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बयान जारी करते हुए इस पर चिंता जताई है। लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से बच्चों के बीच फैलती इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है और चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है उसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने खतरनाक होंगे और इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। चीन में बच्चों पर आफत, निमोनिया जैसे लक्षणों से मची खलबली। बीमारी के फैलने की स्पीड निमोनिया से काफी ज्यादा। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी, तेज बुखार। बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है लियोओनिंग प्रांत। रहस्यमय बीमारी के खौफ में जी रहे चीन के लोग। महामारी का रूप ना अख्तियार कर ले तेजी से फैलती बीमारी। अस्पतालों में बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी। कोविड के बाद चीन में एक और बीमारी से खलबली का माहौल है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और समूह में निमोनिया की संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में चीन से विस्तृत जानकारी मांगी है। WHO ने इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर चिंता जताई है कि कहीं इस बीमारी का कोविड की तरह वैश्विक प्रसार ना हो जाए। नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। WHO ने बताया है कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर अनुरोध के बाद डाटा उपलब्ध करा दिया है और बच्चों में निमोनिया की सूचना दी। दरअसल चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग और लियोनिंग सहित अन्य क्षेत्रों में असामान्य या नए वायरस का कोई पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने कहा था कि लगभग एक सप्ताह बाद मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तरी चीन में बच्चों में सामूहिक रूप से अज्ञात निमोनिया की सूचना दी गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये चीनी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए श्वसन संक्रमण में वृद्धि से जुड़े थे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर पूर्व में बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में अचानक से बीमार बच्चों के भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कैसे सामने आई बीमारी? 13 नवंबर 2023 को चीन की रहस्यमय बीमारी का पता चला और इस दिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि लियाओनिंग और बीजिंग में सांस से जुड़ी बीमारियों में इजाफा देखा गया। संस्था प्रोमेड ने 19 नवंबर को इस रहस्यमय बीमारी का खुलासा किया है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही करेंगे और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अरुण आर्या जी भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही अजय वाजपेयी जी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ेंगे और साथ ही अमित द्विवेदी जी भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं क्योंकि खासतौर पर ये जो संक्रमण सामने आ रहा है, राजीव कक्कड़ जी आपका रुख करेंगे। ये संक्रमण सबसे पहले छोटे बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। ये जो रिपोर्ट आपने सुनी या देखी, इससे क्या कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं? ये किस तरीके का वायरस है? देखिए, जो चाइना से कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शन होता है, लास्ट टाइम भी जब कोविड आया था तो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड शेयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी एक डाउट करा जा रहा है, इज इट वायरल इन्फेक्शन और इट इज़ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत प्रिमिटिव होता है, उसकी कुछ एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेनली बच्चों को इन्फेक्ट करता है, न केवल लंग्स को बल्कि आगे चल कर के हार्ट को और डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। और यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें यूजुअल एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, लेकिन कुछ जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का इसमें उपयोग होता है। बट लेकिन ये वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरिया के एक डिफरेंट एटिपिकल इन्फेक्शन है, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कोविड का एक वेरिएंट आया था, शुरू में आया था, वुहान से उठा, चाइना से उठा और एक आदमी से दूसरे आदमियों में होने लगा।
बच्चों में इसके इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस, इसको जो बेबी वर्जन कहा गया है, बेबी वायरस बोला गया है या बेबी इन्फेक्शन बोला गया है, उसका कारण यह है कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, उनके लंग्स छोटे होते हैं, उनकी जो विंड पाइप होता है उसमें कार्टिलेज डेवलप नहीं होती है, बहुत पतले होते हैं, उसमें लोकल इम्यूनिटी, लोकल प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। यानी कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो वो सीधे जा कर के डिपॉजिट हो जाता है विंड पाइप में और वहाँ से ब्लड से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, लंग को इन्वॉल्व करता है। और बच्चों में जो सिलेरी एक्शन होता है, एक छोटे छोटे विंड पाइप में सिलिया होते हैं जो इन्फेक्शन को बाहर की तरफ, स्पूटम को बाहर की तरफ जो पुश करते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो बच्चों में एनाटॉमिकली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो इम्यूनिटी का हो, चाहे वो लोकल इम्यूनिटी का हो, साइज ऑफ लंग हो, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकस जो विंड पाइप हो, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। इसलिए बच्चों में इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और अगर ये माइकोप्लाज्मा है या ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी एफिनिटी आपके विंड पाइप से, जो लंग में पहला दरवाज़ा जो होता है नाक से होते हुए हमारे सांस की नलियों में, और सांस की नलियों से एक डिफरेंट ट्री की तरह से मल्टीप्लाई करता हुआ वो एल्वोलाई और एल्वोलाई से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है बॉडी में। जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कि कोविड में आया था। एक फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उसमें खांसी होती है, बुखार होता है, लंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, एक निमोनिक मैनिफेस्टेशन है और उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कितना सीवियर है, इसके क्या मैनिफेस्टेशन है, अभी तो यही नहीं मालूम पड़ा है कि टाइप ऑफ वायरस क्या है। ये अब सेम बिल्कुल उसी तरह आरएनए वायरस है कि नहीं है, उसकी साइज़ क्या है, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, टाइप ऑफ वायरस क्या है ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना या इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब इस वायरस का जिक्र हुआ या जो रिपोर्ट सामने आई तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा ऐसा एक बार फिर से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिदायत ज़रूर दी गई है कि इसे कोरोना से कंपेयर ना किया जाए, लेकिन वायरस जो तरह तरह के सामने आ रहा है, क्योंकि अभी ये चीन से एक और ये कहा जा रहा है ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट चीन का हो सकता है, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी 3 साल पहले भी वो वायरस चीन से निकला था, वो एक्सपेरिमेंट था कि नहीं था इसको कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस वायरस को, जैसे कि पहले प्रोमेड ने पहले इनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके 2 महीने बाद में ये इन्फॉर्मेशन और दूसरे कंट्रीज़ में या चीन ने शेयर करी थी। तो ये वो संस्था है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बारे में मॉनिटरिंग करती है, उसको बताती है, WHO को इन्फॉर्म करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को अलर्ट रहने के लिए कहती है। लास्ट टाइम कोविड आने पर भी इसने 2 महीने पहले बता दिया था कि एक इन्फेक्शन चाइना से चला है, वो हो सकता है पूरे विश्व को अपनी प्रकोप में ले ले। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका मतलब ये है जो खांसी के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है और लंग से होते हुए वो एक आदमी कम से कम 8, 10, 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, उन सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो कि कोविड में हम लोगों ने लिए थे। बिल्कुल, एक बार फिर से, हालांकि जब भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो उस दौरान भी ये कहा जाता है कि थोड़े से प्रिकॉशंस ज़रूरी हो जाते हैं। और ये प्रिकॉशंस अगर हमेशा अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया जाए इन्हें, तो मुझे लगता है ज़्यादातर बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण आर्या जी, बालरोग विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अमित द्विवेदी जी, बालरोग विशेषज्ञ हैं, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अरुण आर्या जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये जो वायरस सामने आ रहा है ये सबसे ज्यादा बच्चों पे इफेक्ट कर रहा है। बीजिंग का जिक्र करें या लियाओनिंग का जिक्र करें, वहां पर ज्यादातर जो इन्फेक्टेड हैं वो बच्चे हैं। सर ने जैसे अभी बताया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर ने, कि बच्चे जो होता है कि ऑलरेडी दोनों तरह से कंप्रोमाइज होते हैं। पहला है कि इम्यूनिटी बच्चों की नॉर्मली कम होती है, और पर्टिकुलरली अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा है तो ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है। साथ ही कुछ एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं जो कि बच्चों में
जैसा कि सर ने बताया, पहला जो इनकी विंड पाइप होती है और जो रेस्पिरेटरी एयरवेज होते हैं वो एडल्ट की काफी छोटे होते हैं, तो जिससे इनमें ब्रोंकोस्पाज जो है बहुत तेजी से होता है और सांस लेने में दिक्कत एज कम्पेयर टू एडल्ट बहुत तेजी से होती है। तो ये जैसे कि वहां पे चीन में जिस तरह से फैल रहा है, तो बच्चों में जैसे हम लोग कोविड में देखा तो उतना असर नहीं हुआ था उसका। और पहले सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये वायरस है या जैसे माइकोप्लाज्मा कहा जा रहा है, तो माइकोप्लाज्मा जो है एक तरह से देखें तो बैक्टीरिया और वायरस की तरह से दोनों की सिम्टम्स उसमें दोनों की तरह प्रेजेंट करता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना कि वेदर इट इज वायरस निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया बहुत मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट कर पाना। बिल्कुल है, लेकिन जो सिम्टम्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल निमोनिया जैसे बताए जा रहे हैं कि जो ये वायरस से इफेक्ट कर रहा है बच्चों में, वो बिल्कुल निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं। हमारे साथ अमित द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इस वायरस को लेकर। देखिए, किसी भी वायरल बीमारी की तरह ये जो वायरस आते हैं इनके अंदर एक बहुत जो खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर कक्कड़ सर ने कहा कि ये नहीं मालूम कि ये पुराना कोरोना वायरस है, उसी का कोई रूप है जो बदल करके आया है, या कोई नया वायरस है जिसको इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि जो पुराना वायरस था वो एडल्ट्स पे ज्यादातर स्पेसिफिक था, बच्चों पे काम नहीं करता था। ये जो वायरस है ये बच्चों के लिए स्पेसिफिक है। तो ये पुराना वायरस है जो कि म्यूटेट हुआ है और नए रूप में प्रेजेंट कर रहा है, या क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। अभी जो चीज हम लोग को करना है, हम लोगों को अपने बचाव करने हैं। बचाव के लिए कोरोना से बहुत कुछ हम लोग को जो सीखने को मिला है कि कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, मास्क वगैरह पहनना है, बच्चों को कांटेक्ट से बचा करके रखना है। अभी उस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जब तक कि हम लोग के पास और इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए जब भी कोई वायरस आता है, एक वायरस से अभी हम लोग देखा जाए तो थोड़ी सी दूरी बनी है, लेकिन अब एक दूसरा वायरस फिर से दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर हालांकि पुख्ता तौर पर और जानकारी सामने आएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाना थोड़ा सा सटीक होगा, लेकिन अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है ऐसे वायरस से, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। और हर एक वर्ग के लिए अगर देखा जाए, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों या एडल्ट हों, किसी का भी जिक्र करें, बचाव कैसे संभव है? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने कोविड इन्फेक्शन में देखा या कोई भी इन्फेक्शन होते हैं जिनकी रेट ऑफ, जैसे इसमें भी देखा गया है कि जो अभी जो वायरस या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक बच्चे से दूसरे बच्चों में स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है। और आजकल, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि एक कंट्री या एक पॉकेट में कोई इन्फेक्शन हो वो आइसोलेट हो जाए। मूवमेंट बहुत हो गया है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बिजनेस के लिए चाइना आते हैं, चाइना से लोग ट्रेवल करके इंडिया में आते हैं, तो विद इन फ्यू मंथ्स वो इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड कर सकता है। तो जैसा पहले अथॉरिटीज़ ने कहा था, प्रॉपर चेकिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है तो उसको वहीं पर, जितना पहले इन्फेक्शन जो कोविड का आया था पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ, यानी पे जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, वहाँ पहले आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके दूसरे और छोटे शहरों में आता है और बाद में विलेजेस में आता है। और उन शहरों में ज़्यादा आता है जहाँ पे लोग काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ से वर्कर्स स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर कंट्री। सो पहले जो पहली महत्वपूर्ण चीज़ है एयरपोर्ट के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क का प्रयोग। इस पर्टिकुलर वायरस या जो माइकोप्लाज्मा है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक कहा गया इसकी साइज़ का पता नहीं है, तो मास्क जो उपयोग करे जाएंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के करे जाएंगे। अगर आप कपड़े का भी उपयोग कर रहे हैं तो डबल या ट्रिपल लेयर लगा करके करेंगे। पब्लिकली प्लेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। पहले कोविड भी इसी सीज़न में शुरू हुआ था जब हम लोगों को वातावरण में पोल्यूशन ज़्यादा था, AQI इंडेक्स बहुत ख़राब था, ठंडक की शुरुआत थी, दिवाली का पोल्यूशन था। इस समय इन्फेक्टिविटी या वायरल मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड करने का बहुत ज़्यादा होता है। तो पब्लिक प्लेसेस
बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना। अगर एक जगह इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चों को पेरेंट्स से दूर नहीं रखा जाता, स्पेशली जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत छोटे बच्चों में ये हो रहा है, तो उनको आप बच्चों से अलग नहीं रख सकते हैं, लेकिन आइसोलेट करके उनको और लोगों से स्प्रेड करना। स्कूल कॉलेजेस में अगर है तो वहाँ पे अलर्ट देना, और स्कूल कॉलेजेस टीचर्स को और बच्चों के बीच में इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत पहले बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है कि को इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से बताया गया है, इस तरह से लोगों को अवेयर करना। और प्रिवेंशन बेस्ट चीज़ है, किसी भी इन्फेक्शन को होने से पहले रोकना। बिल्कुल। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखा जाए माइक्रोप्लाज्मा और निमोनिया का यहाँ पर, जैसे कि बेबी वर्जन बताया जा रहा है वायरस, और इन वायरसों में भी देखा जाए तो इस बात का जिक्र होता है कि निमोनिया जैसे सिम्टम्स, तो मुझे लगता है आप बेहतर इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इसमें क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, बट ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच का है। अगर हम इसके एवोल्यूशन के लिए बात करें तो ये बीच का स्ट्रक्चर है, इसको रखा गया है बैक्टीरियल श्रेणी में, लेकिन इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती जैसे प्रोटोजोआ होता है, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको कल्चर करने में या इसको आइडेंटिफिकेशन में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कुछ जो एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल के ऊपर इफेक्टिव होती है, लाइक पेनिसिलिन है, सिफलोस्प्रिन है, वो इसमें इफेक्टिव नहीं होती है। बैक्टीरिया है, इसमें एंटीबायोटिक का असर होगा, लेकिन एटिपिकल इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस करता है, कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया होता है इसमें। और इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका असर होता है। जहाँ तक अभी हम एक और रिपोर्ट देख रहे थे, तो उसमें देखा गया था कि चाइना ने भी अभी ये डाउट करा है, उनकी रिपोर्ट्स तो बहुत मुश्किल से आती हैं, कि ये माइकोप्लाज्मा हो सकता है, ये कोविड टाइप का कोई वेरिएंट हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और रिस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है या दूसरे वायरस है। अभी उन्होंने कोई इसको ओपन नहीं करा है, जबकि WHO ने उनसे बहुत डिमांड करा था। तो हम लोग ये मान के चलें इट इज़ ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो सांस के द्वारा होता है। प्रिवेंशन के लिए वो सारे नॉर्म्स करने पड़ेंगे, और इसको आइडेंटिफाई, अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसको आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें एलिसा या एंटीबॉडीज़ जो बनती भी हैं उनको डिटेक्ट करते भी हैं, लेकिन अक्सर ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। तो क्लिनिकल, जैसा डॉक्टर त्रिवेदी ने, डॉक्टर आर्य ने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों में किस तरह से और कैसे होता है, उसके साथ में इनका आइडेंटिफिकेशन के साथ में क्या सिम्टम्स होते हैं, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और जैसा डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें बॉडी एक्स या इस तरह के मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होते हैं। अगर केवल हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो 10 से 14 दिन के अंदर सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन हमने कोविड पहले भी था, ये इन्फेक्शन कोई नया नहीं था, लेकिन पहले एक माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में था, लेकिन अब म्यूटेट करके बहुत डिफरेंट फॉर्म में आ गया है। तो इसलिए ये इन्फेक्शन कितना म्यूटेट हो चुका है, कितना उसकी सीवियरिटी होगी, और ये इसका ड्यूरेशन कहाँ तक जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ठीक है, इस तरह का जो वायरस है इसमें जो माइकोप्लाज्मा है इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से चिपक जाता है, और उसमें अंदर वहाँ पे कुछ इसके एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो लोकल डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और लोकल इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि और मिक्स्ड इन्फेक्शन होने के तरह हो जाता है। जैसे दोनों लोगों ने, आप लोगों डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका विंड पाइप एकदम से इन्फ्लेमेशन होता है, वो कोलैप्स कर जाती है, खांसी आती है तो लगातार आती चली जाती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा है, चोकिंग सेंसेशन होता है बच्चों में, और एकदम से सांस रुक सी जाती है, अपनी स्टेज में पहुँच जाते हैं। और ये स्टेज ऐसी होती है कि कभी कभी इतना सीवियर होती है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर जाता है। हम लोगों को ये कितना फास्ट मूविंग है, अगर कोई इन्फेक्शन, अपन किसी भी इन्फेक्शन के बारे में बात करें, अगर वो स्लो ऑनसेट है, हफ्ते 10 दिन टाइम दे रहा है, तो यूजुअली वो इजी होता है ट्रीट करना। लेकिन अगर 1 या 2 दिन के अंदर इन्फेक्शन, बहुत तेज फीवर आया, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो एकदम से आपको ये लगता नहीं कि डॉक्टर के पास कब जाएं। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर फीवर नहीं उतर रहा है, नॉर्मल पैरासीटामोल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर बच्चे में जैसे रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो नॉर्मल लिमिट में, लेकिन अभी 98 था पल्स ऑक्सीमीटर से, और एकदम से रिड्यूस होकर के 91, 92 पर आ गया है, यानी 2 डिजिट
रेट से ज़्यादा उसका फॉल हो रहा है और बहुत फास्ट फॉल हो रहा है, तो रेंज के अंदर है। ये नहीं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपके को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने और डॉक्टर आर्य ने बहुत अच्छा कहा है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर कोई इस तरह की महामारी का अंदेशा है, अलर्ट जारी करा गया है, तो केवल दवा की दुकान में जाकर के में अगर देखा जाए नॉर्मल और एबनॉर्मल, कब लगता है कि अब इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? अगर जैसे आपने कहा कि एक नॉर्मल निमोनिया होता है, वो यूजुअली लंग्स के अंदर यानी कि जो एल्वोलाई तक ही सीमित रहता है और एक लोब से दूसरे लोब में क्रॉस नहीं करता है। कुछ निमोनिया जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है वो पूरे लंग को करता है, लेकिन जो यूजुअल बैक्टीरियल निमोनिया होता है वो एक पर्टिकुलर लोब में होता है, उसके अंदर एक फिशर होते हैं, उसको क्रॉस नहीं होता है। कोई भी बंदा उसको देखेगा एक्सरे और बता देगा ये लोबार निमोनिया है, ये बैक्टीरियल निमोनिया है, ये ट्यूबरकुलर निमोनिया है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो एटिपिकल इन्फेक्शन होता है, वो बियॉन्ड एल्वोलाई क्रॉस करके इंटरस्टिशियम, ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स का बीच का स्ट्रक्चर होता है, वहां निमोनिया होता है। यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में मुश्किल से जाती है, जैसा कि हमने कोविड में देखा। और कोई भी चीज़ हील करती है, जहाँ पे हीलिंग होती है, ये वो इन्फेक्शन है एटिपिकल इन्फेक्शन जो ठीक होते होते डिटोरेट होता है। मतलब बीमारी ठीक हो रही है, हीलिंग हो रही है, लेकिन जब भी हीलिंग होती है, हीलिंग इज ऑलवेज बाई फाइब्रोसिस, यानी कि वो स्ट्रक्चर श्रिंक करता है, उसका स्ट्रक्चर जैसे बर्न होता है, जलता है, तो जगह त्वचा मोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती है, उसी तरह लंग का वो पार्ट सिकुड़ता है, फाइब्रोसिस डेवलप होती है और ठीक होने के बाद भी उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन डिमांड आने लगती है। लोगों को लॉन्ग कोविड या प्रोलॉन्ग सिम्टम्स आते हैं। तो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में क्या होगा कहना मुश्किल है। इनिशियल स्टेज में प्रिवेंशन करना जरूरी है। एक दूसरे को वो कोविड के जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कोविड के नॉर्म्स को हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। एक 2 घंटे के अंदर अपने हाथ धोने पड़ेगा। हाथ को नाकों के पास नहीं, नाक के पास नहीं लेके जाना है, फेस को नहीं टच करना है, मास्क का उपयोग करना है। ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं जिससे लोगों को मालूम पड़े कि क्या करना है। घर में आने के बाद में वो जूते जो बाहर के हैं घर के अंदर नहीं लेके जाना है। अगर आप उस पब्लिक प्लेस में गए हैं या हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर हॉस्पिटल से घर में आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सारे कपड़े बाहर उतार करके फोल्ड करके अलग कर दें। वो अपने कपड़े अलग से वॉश करें और घर पे आकर के फिर से नहाएं। रोज़ वहाँ से आने के बाद सर को शैम्पू करें या सर को साबुन से धोएं। ये बाल, मोबाइल फ़ोन, ये पेन, ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। कुछ छोटी बातें, कुछ छोटा सा प्रिवेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बीमारियों से आपको और हमें बचाती हैं। तो सतर्कता जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है। इतनी बेहतर होगी और इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे किया जा सके। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, फाइनल कमेंट आपका। और साथ ही अस्थमा के जो मरीज हैं उनको और खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के साथ साथ उनके लिए बिल्कुल सही है जैसा दोनों ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक है जो बच्चों के बारे में करना। एक चीज़ हम बहुत ज़रूरी है कहने के लिए कि बच्चों को जो हैबिट पड़ती है जंक फूड के लिए वो हम लोग खुद डालते हैं। उनकी जो टेस्ट बर्ड है उनकी कंडीशनिंग हम करते हैं। उनको रिवॉर्ड जो देते हैं, बच्चा ये कर लो तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये कर लो तुम्हें चिप्स के पैकेट देंगे, ये ना करें। उनको रिवॉर्ड तो करें लेकिन उस चीज़ से करें जो न्यूट्रिटिव होगी, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बचपन से उनकी आदत पड़ जाए और 30 या 35 साल की मतलब जब पहुंच जाए हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मीठा खाना छोड़ दें या वो करते हैं, तो उनकी टेस्ट बड आपने बचपन से डेवलप कर दी है और उसकी रिकंडीशनिंग होना मुश्किल होता है। तो बचपन से करिए, उनके साथ बैठ के टेबल में खाना खाइए। खाते समय उनको मोबाइल या टीवी देखने के लिए मत कहिए कि बेटा तुम खाना टीवी सुनो और टीवी देखो और खाना खाओ। अपने साथ वही खाना खाइए जो आप खाना चाहते हैं और उनको खाने की दीजिए। ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें ना दे करके, एज के साथ में पीडियाट्रिशियन हमसे बेहतर बता पाएंगे कब क्या देना है, लेकिन मुंह को चलाने का मौका भी देना चाहिए जिससे ये स्ट्रक्चर जो ओरोफेशियल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, चौड़ा हो, एयर स्पेस डेवलप हो। ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें एक्सपायरी हो, जिसमें कलर हो, जिसमें रेडीमेड चीज़ें हैं, वो बच्चों से उनको दूर रखना चाहिए। नेचुरल डाइट देना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्लीप, नींद। एडल्ट में 7 से 8 घंटे, बच्चे एज के हिसाब से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितनी उम्र के हिसाब से जो एज होती है उसको उनको सोने दीजिए। सोने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेस्ट
एंटीऑक्सीडेंट, आपको इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड करने वाला, अंदर किलर सेल्स देता है। आजकल के लाइफस्टाइल में यही चीज़ मिसिंग है। मुझे लगता है लोग इतना बिजी शेड्यूल है कि लोग अपनी नींद प्रॉपर नहीं पूरी कर पाते हैं, जो इसके लिए बेहद जिम्मेदार है कि लोग अस्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी, डॉक्टर अरुण आर्या जी आपका भी, अमित द्विवेदी जी आपका भी। देखा जाए तो अपने खान पान के जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद लें तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। और रही बात इस वायरस की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिलहाल भारत में ऐसी कोई दस्तक नहीं है वायरस की। फिलहाल कोरोना ने इतना कुछ सिखा दिया है कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।